हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप आप सबको वॉइस कंप्लीटली आ रही है? जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। हम आज बात करने वाले हैं ईसीसी डिप्लोमा 2026-27 की, जिसके अंतर्गत आपके टॉप एमसीक्यूज जो है कौन कौन से एग्जाम में आएंगे। एनआईओएस बोर्ड और इग्नू वाले जो विद्यार्थी हैं दोनों देख सकते हैं। थ्योरी पेपर इससे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम जो होगा कंप्लीट एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। देखिएगा, आप सबको ही पता है कि ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डिप्लोमा आजकल बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा आपको करना ही पड़ेगा। किसी सरकारी संस्थान से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है। चाहे आपके एग्जाम आने वाले एक साल में होगा, या आपका पेपर आज होने वाला है, या आपका पेपर आगे 6 महीने बाद प्रस्तावित है। यानी कि आपको पता है दो दो चरणों में इनके पेपर होते हैं, 6-6 महीनों से पेपर होते हैं। तो आप किसी भी पारी से अगर डिपेंड करते हैं, किसी भी पारी में आप अपना पेपर दे रहे हैं, तो आप ये जो आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि एनआईओएस बोर्ड जो होता है, स्पेशली मैं वैसे ये वीडियो जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इग्नू वाले भी देख सकते हैं और भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इनकेस कर रहे हैं तब भी ये वो वीडियो आप लोगों के लिए काम का होगा। लेकिन स्पेशली अगर मैं एनआईओएस बोर्ड की बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो अपना गवर्नमेंट का बोर्ड है, उसके अंतर्गत आपके 3 पेपर होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं। पेपर का नाम क्या है वो हम देखेंगे, पेपर का कोड क्या होता है और पेपर कैसे बनता है, कैसे सवाल आते हैं इसके अंतर्गत। थ्योरी पेपर कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी इसी साल इनरोल हुए हैं उनको ये नहीं पता है, तो ये वीडियो आप नए बच्चों के लिए है, साथ ही साथ जो पुराने बच्चे हैं जिनका पेपर प्रस्तावित है नवंबर में, जिनका पेपर होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो पूरी ढंग से समर्पित रहेगा। भाई पेपर आपका नवंबर में है, पेपर आपका अगले अप्रैल एंड मई में है, कभी भी आपका पेपर है, सिलेबस आपका एनआईओएस बोर्ड का सेम रहता है, पेपर आपका सेम होता है, पेपर कोड सेम है, सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो हम आज कुछ सवालों के बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि कुछ जितना भी हम कर पाए आज की कक्षा में, हम टॉप एमसीक्यूज देखेंगे कि कैसे सवाल आते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक और चीज जो आपके लिए जानने लायक है वो ये है कि प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं जिनके अंतर्गत भर्ती आती है, और आपकी जो बाल वाटिका भर्ती जिसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल अब कन्वर्ट हो रही है, बाल वाटिकाएं जो आपकी बन रही है, उसके अंतर्गत वैकेंसी जल्द ही आने वाली है 62,000 पदों पर। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ईसीसी एडुकेटर नाम की भी एक भर्ती चल रही है, जहां सिर्फ डिप्लोमा बेस्ड आपके अगर है तो आपके भर्ती कंप्लीट करवाई जा रही है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ईसीसी हो या एनटीटी डिप्लोमा तो बहुत जरूरी है, प्रत्येक स्टेट के लिए जरूरी है। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट के लिए ही जरूरी है, अब आप कहीं से भी करो, ये ऑल स्टेट के लिए आपके भर्ती है, ऑल स्टेट के लिए जरूरी है। अंतिम तिथि है वो थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। एनआईओएस गवर्नमेंट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो एनआईओएस गवर्नमेंट बोर्ड की तिथि आगे बढ़ी है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी 2026 में डिप्लोमा नहीं किया है उनके पास अंतिम मौका है। जब भी आपका पेपर डिसाइडेड है नवंबर में होगा, जिन्होंने पेपर फॉर्म भर दिया है, अभी जो पेपर चल रहे हैं, आपके जो फॉर्म चल रहे हैं, आप अंतिम तिथि नजदीक है, आप फॉर्म लगा सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी देरी नहीं हुई है, इस साल करना है तो अभी भी आपके पास वक्त है। सरकारी करें या प्राइवेट, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको गवर्नमेंट डिप्लोमा ही लेना है। देखो सवालों पे आऊंगी मैं, उससे पहले एक चीज आपके लिए और है जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है, फिर हम कक्षा को शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे और ढंग से अपन क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले एक चीज जान लो कि ईसीसी डिप्लोमा एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड अगर आपको बोर्ड से करना है, एनसीटी की मान्यता प्राप्त अगर कोई बोर्ड है, तो अगर वो आप एनआईओ से करना चाहते हो तो आप, ये आपका एनसीटी की मान्यता प्राप्त है जिसका नाम है एनआईओ बोर्ड, आपका सर्टिफिकेट है, वो एकदम रिलायबल होगा। आप कहीं से भी अगर पेपर दे रहे हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। आपको अगर ईसीसी डिप्लोमा करना है, एनआईओएस बोर्ड से करना है, तो 9680317291 ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है।
दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड कॉलिंग बोथ। आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। कॉल अगर इनकेस अटेंड ना हो, व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो ये है आपका डिप्लोमा से रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी। भर्तियों का साल है, वैकेंसीज जल्द आएंगी, अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जो बच्चे ईसीसी का पेपर देने वाले हैं इस साल, उन लोगों के लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आता होगा कि ईसीसी डिप्लोमा के अंतर्गत जब हम पेपर देंगे एनआईओएस बोर्ड से तो हमारे कितने पेपर आएंगे। मैम हमें ये बता दीजिए कि पेपर कितने आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके पेपर जो होते हैं वो कंप्लीट 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर जो होते हैं उसके अंतर्गत आपकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी पेपर जो होते हैं वो भी 3 होते हैं। आपके जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं वो भी आपके 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 3 थ्योरी के पेपर होते हैं। ठीक है। आपका जो प्रत्येक पेपर जो है 70 नंबर जो है आपके, वो आपके थ्योरी के होते हैं। और 30 नंबर किसी एक भी पेपर में, 30 अंक जो है वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। यानी 70 और 30 का रेशो मिला दूं मैं तो 100 अंक जो होते हैं वो आपका एक पेपर कवर करता है। पहला पेपर कितने नंबर का हुआ? पहला पेपर आपके 100 नंबर का हुआ। तो पेपर कितने होते हैं? 3। तो 3 पेपर जो हैं वो आपका अंकन हो गया 300 नंबर का, आपका टोटल पेपर होता है ईसीसी का। फिर से समझिए, 3 पेपर होते हैं, थ्योरी वाले पेपर होते हैं 3 ही प्रैक्टिकल लगते हैं। प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 30 नंबर के 3 प्रैक्टिकल और 70 नंबर के 3 आपके थ्योरी के पेपर। 100 नंबर का एक पेपर हो गया। पेपर होते हैं 3, तो 300 नंबर का आपके पूरा का पूरा ये मामला रहता है। पेपर जो 3 होते हैं उन तीनों पेपर का क्या नाम होता है मैडम, वो भी बता दीजिए। जो पेपर फर्स्ट होता है उनके कुछ कोड दिए हुए होते हैं, जैसे कि पेपर जो यहां देखिए, आपका जो पेपर 1 होता है उसका कोड है 439। क्या कोड है? आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका कोड है आपके 439, जिसका नाम होता है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। क्या होता है? उसका नाम होता है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी कि शिशु की समझ। इसके अंतर्गत हम ना 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे उनकी देख रेख होती है, क्या उनका पोषण होता है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड पेपर फर्स्ट जो है उसके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ते जाते हैं। एक चीज आपको मैं और बता दूं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेकंड नंबर जो आपका पेपर होता है उसका कोड होता है 440। पेपर जो थर्ड होता है उसका कोड है 441। इसका जो मेन जो आपके सामने चीज रहती है कि इन पेपर्स में हमको एक्चुअली करना क्या होता है। तो आपको इन पेपर में जो करना होता है वो आपका है कि सेकंड पेपर का आपका जो सबसे पहले नाम देख लेते हैं अपन। तो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड के बाद में जो सेकंड पेपर आपका होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। इसके अंतर्गत जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस जो होता है वो आपका सम्मिलित होता है। जो भी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होता है वो आपके इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस क्या है, वो आपका सेकेंड नंबर का पेपर होता है। नंबर 3 का जो आपका पेपर होता है वो आपका होता है ऑर्गेनाइजिंग। वो आपका जो पेपर होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग।
NECCE सेंटर। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज समझ लीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है यहां। पेपर होते हैं 3, 439, 440, 441। ठीक है मैम, समझ में आ गया। 3 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, क्या बला है ये, कुछ समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, समझ जाते हैं, अच्छे से समझते हैं। एक एक चीज देखो, कहीं पर भी भागकर कोई चीजें नहीं समझाई जा सकती है। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। कक्षा है, आपको अगर ज्यादा जल्दी होती है तो आप इस कक्षा को 1.5x पर, और कोई बहुत ज्यादा स्पीड से है, खरगोश की स्पीड से चलता है, वो 2.5x पर भी करके देख सकता है। मैं अपने हिसाब से स्लोली बट स्टडी, देखो स्लो बट स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। धीरे भी नहीं पढ़ेंगे पर इतना पढ़ लेंगे कि आपका वर्थ हो जाएगा आज की कक्षा लेने का पर्पज। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी शिशु की समझ होती है वो 3 से 6 साल के बच्चों की कैसे समझ होती है, कैसा पोषण होता है, माँ और बच्चे के बीच में कैसे समझ होती है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 2 है 440, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रिंसिपल जो है और उसकी क्या प्रोसेस है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो हम जानेंगे। और नंबर 3 पे जो है वो ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग एन ईसीसी सेंटर, जो ईसीसी के सेंटर्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे उनका मैनेजिंग होता है, कैसे वो प्रबंधन होता है वहां का, वो हम सारी की सारी चीजें देखते हैं। तो अब आज हम कोई पेपर से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं? जी नहीं, आज हम किसी भी पेपर को रिगार्डिंग करके ये पेपर से रिलेटेड चीजें नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कमेंट आप लोगों का अच्छे से ले रही हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आपको यही, देखो बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा। ठीक है, ये आपके 3 पेपर हैं, लेकिन आज हम इन तीनों पेपर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं जो आपका तीनों ही पेपर को रिगार्डिंग करके एक टोटल कंप्लीट आपका ये जो सेशन रहने वाला है, जिसमें तीनों ही पेपर की बेसिक थ्योरी आपके आएगी। आपको समझ में आएगा कि सवालों में पेपर कैसे आते हैं, क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले पेपर आते हैं, क्या सॉरी क्वेश्चंस आते हैं, या ट्रू और फॉल्स के जो सवाल होते हैं कि इसका इससे मिलान करो। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल देखे जाते हैं। इसमें आपके लघुतात्मक सवाल देखे जाते हैं जिसको वन लाइनर सवाल कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको मिलान करने वाले सवाल भी देखे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको और कुछ 4-5 सवाल आपके ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो निबंधात्मक भी होते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आपको नॉलेजेबल सारी चीजें रखनी है। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। यह आपका पेपर का पैटर्न था, ये आपके तीनों का नाम था। इनका जो मैंने बताया मार्किंग जो होती है वो आपके 70 नंबर जो होता है वो थ्योरी के 70 नंबर होते हैं, तीनों के मिलाकर आपके 210 नंबर होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 90 नंबर होते हैं वो आपके किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं बच्चों, ये है आज का आपका पहला सवाल स्क्रीन पर ये, और इसका आंसर जिस भी कैंडिडेट को अच्छे से आ रहा है वो इसका सवाल का जवाब दे सकता है। नंबर 1 सवाल देखो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसको करने का तरीका ये है, इस पेपर को करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो आपको कैसे जवाब देना है। देखिएगा, संवर्धी शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। विकास का संबंध डैश 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 तथा होने वाले परिवर्तनों से होता है। समृद्धि के मुख्य सूचक ये और ये होते हैं, है ना। तो देखो, ये आपका जो है ये पहला आपका सवाल है जिसमें आपका जो टॉपिक है वो वृद्धि और विकास टॉपिक जो है। बाल विकास का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तब हम वृद्धि और विकास पढ़ते हैं। तो वहां से ये सवाल है आपका, ये शिशु की समझ। जब आप पहला पेपर आप पढ़ेंगे, कोड मैंने आपको बताया 439 शिशु की समझ, उसका पहला चैप्टर का नाम है वृद्धि और विकास, उसका आपका ये सवाल है। तो इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो आपको जब पेपर मिलेगा तो क्या आप पेपर में ही लिख के आ जाएंगे कि वृद्धि में शरीर में होने वाले परिवर्तनों का जो जो आपको यहाँ भरना है आपने भर दिया और पेपर में ही लिख दिया? ऐसा नहीं करना है।
ये जब भी आपको सवाल मिलता है, इसका आंसर जो होगा, जैसे आपको जो मार्कशीट दी जाएगी, सॉरी जो आपको OMR के अलावा जो कॉपी दी जाएगी, उसके अंतर्गत आपको नीचे ऐसे लिखना है आंसर नंबर 1। ये आंसर नंबर 1 और ये इसका भी एक पार्ट, इसका आंसर क्या होएगा वो हम यहां लिखेंगे। फिर आंसर नंबर 1 का दूसरे का आंसर क्या होगा वो हम यहां लिखेंगे। फिर जो तीसरा है उसका आंसर क्या होगा, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, न कि आप पेपर में ही भर के आ जाओ। आपको आ रहा है, आपने पेपर में भर दिया और आपका काम नक्की कि भाई मेरे को तो सब समझ में आ गया, ऐसा आपको नहीं करना है ना, ये आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, कॉपी में लिखते जाना है। अब भाई देखो, वृद्धि और विकास क्या होता है डिटेल में देखेंगे, शॉर्ट में आप समझो। जब मैं आपको पहला पेपर मैं पढ़ाऊंगी, सेकंड और थर्ड पेपर जो है वो हमारे टीचर दूसरे पढ़ाएंगे। तो जब पहला पेपर जिसकी क्लासेज, कुछ क्लासेज आपके ऑलरेडी हो चुकी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, 2 चैप्टर आई थिंक कवर हो चुके हैं, टोटल 5 चैप्टर है। पहले पेपर की बात करूं मैं, कोड 439 शिशु की समझ, उसमें 5 चैप्टर है, 5 पार्ट हैं आपके, जिसमें से 2 चैप्टर मैं करवा चुकी हूं ऑलरेडी, 3 चैप्टर बाकी हैं। वो जब भी हमारे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे उन कक्षाओं से, तब हम उन कक्षाओं का लाइव एक सेशन चालू करेंगे और लाइव आपकी कक्षाएं होंगी, ठीक है। वृद्धि शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है, इसका आंसर होगा परिमाणात्मक या क्वांटिटिव, यानी परिमाणात्मक आंसर इसका होगा। मैं अब आपको समझा देती हूं कैसे आपको इसका आंसर देना है। पहले मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, यहां मैं लिख देती हूं, तो यहां आंसर मैंने लिख दिया परिमाणात्मक। वृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर में होने वाले जो भी ऐसे परिवर्तन, जो शारीरिक परिवर्तन है, जो हमको दृष्टिगोचर होते हैं, जो हमको दिखते हैं, वो परिवर्तन हमारी वृद्धि से रिलेटेड होते हैं। विकास जो होता है, विकास से ऐसे परिवर्तन जो भी हमारे शरीर में, ऐसे परिवर्तन जो दिखते नहीं है, दिखते तो नहीं है पर हमारे गुणों में वो वृद्धि करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में अगर वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि जो भी मेरी हो रही है, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, बालों में वृद्धि हो रही है, हाथ पैर की मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके अलावा मेरी आंखों की पुतलियां मान लीजिए, आंखों के आईलैशेस बढ़ रहे हैं, आईब्रो के बाल बढ़ रहे हैं, पैरों के नाखून बढ़ रहे हैं, मेरे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, ये जितने भी परिवर्तन हुए वो आपके वृद्धि से रिलेटेड है। ऐसे परिवर्तन जो शरीर की वृद्धि से रिलेटेड होते हैं, हमें दृष्टिगोचर होते हैं, वो वृद्धि होती है। कुछ ऐसे परिवर्तन जैसे कि भावनात्मक परिवर्तन है, आपके संवेगात्मक है, गुणात्मक है ना, सामाजिक परिवर्तन है, जो परिवर्तन दिखते नहीं है लेकिन हमारे गुणों में दिखते हैं, है ना। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं विकास के अंतर्गत आते हैं। समृद्धि का अर्थ होता है शरीर के आकार में, लंबाई में, वजन में और अंगों के बढ़ने में। ये केवल और केवल मापने योग्य होती है, क्वांटिटी होती है। तो समृद्धि शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों को दिखाती है। परिमाणात्मक मतलब जिसको अपन माप सकते हैं, क्वांटिटिव परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं। तो शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, तो उस परिवर्तनों को कहा जाता है वृद्धि। अगले सवाल पे चलो, विकास का संबंध किस किस से होने वाले परिवर्तनों से होता है। विकास अपने आप में एक बहुत लार्ज संकल्पना है। अब विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। वृद्धि एक छोटी संकल्पना है, विकास अपने आप में बहुत बड़ा होता है। विकास जो होता है एक माँ के वूम्ब से लेकर टॉम्ब तक, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जन्म लेता है, तब सीखना शुरू करता है, तब उसका डेवलपमेंट होता है, और जब तक वो कब्र में जाता है उसका विकास होता रहता है। ये एक आजीवन चलने वाली प्रोसेस होती है। विकास के अंदर होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक तो होते ही है, मतलब मात्रा में तो वृद्धि होती ही है, साथ साथ में गुणों में भी वृद्धि होती है। तो विकास का संबंध नंबर 2 हम लिखेंगे। विकास का जो संबंध है वो आपके गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, और साथ ही साथ में गुणात्मक एवं सेकंड नंबर ये जो है ब्लैंकेट, वहां आपका आएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन जो आपके होते हैं वो आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। नंबर 3 पढ़ो, समृद्धि के मुख्य सूचक और एंड और है। यानी कि वापस ये जितनी भी संकल्पनाएं हम पढ़ रहे हैं वो विकास और वृद्धि की डेफिनेशन है। मतलब विकास होता है कि शरीर की वृद्धि है, जो मानसिक है,
सामाजिक है, भावनात्मक है, किसी बच्चे का भाषा का विकास हो रहा है, किसी बच्चे का बुद्धि का विकास हो रहा है, इसलिए विकास के अंतर्गत क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही शामिल होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकास कहते हैं। लेकिन वृद्धि जो होती है ना, बच्चे की शारीरिक वृद्धि का जो आंकलन होता है ना, वो मुख्य रूप से उसकी लंबाई और उसके वजन से किया जाता है। ये दोनों ही ग्रोथ के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। कौन कौन से? लंबाई और वजन। ठीक है, तो नंबर 3 का आंसर होगा आपके लंबाई एवं वजन। भाई अगर किसी भी व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है, तो वो अभिवृद्धि है। अगर किसी भी व्यक्ति के गुणों के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं या मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो विकास है। ये तीनों की तीनों हमने जो एक ही सवाल है, लेकिन हमने इसके अंतर्गत विकास एवं अभिवृद्धि की संपूर्ण संकल्पना पढ़ ली। संपूर्ण की वृद्धि है, शरीर की लंबाई, वजन और आकार में वृद्धि होती है, जबकि विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बच्चे का भाषा का विकास और बौद्धिक विकास सम्मिलित है। ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ में क्वालिटेटिव भी है। ये है संपूर्ण, इसे क्या कहते हैं? यह है एक सवाल, लेकिन संपूर्ण संकल्पना को समझ लेना। सवाल एक है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 10 नए सवाल मिल चुके हैं। करने का तरीका मैंने बताया है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, आपको आंसर नंबर 1 लिख के ऐसे सवाल लिखना है, ऐसे आंसर आपको देने हैं। ये भी एक सवाल का पैटर्न है, यानी कि सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, ये है मिलान करने वाले सवाल। ये कौन से सवाल हैं? यहाँ आपको मिलान करना है। जो भी विद्यार्थी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को फटाफट से आंसर दीजिए। विकास जो है वो उसका सही मिलान में क, ख, ग और घ, ढ, इन चारों में से, इन पांचों में से विकास, इनकी डेफिनेशन इनमें से कौन सी है? मैं एक नंबर में क्या भरूं? क भरूं, ख, ग, घ या हड़? क्या भरूं? आप लोग अपना आंसर दीजिए। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को एक चॉकलेट मिलेगी। चलिए, पढ़ने में तो शायद एनर्जी आपकी लगे ना लगी, लेकिन पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए पानी का सेवन बहुत जरूरी है। गर्मियां चल रही है, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखो, निम्नलिखित का सही मिलान हमको करना है। यही है विकास, प्रारंभिक विकास, परिपक्वता। ये जो चीजें हैं मैं आपको पहले समझा दूं कि देखो, पहले अपन आंसर भर लेते हैं। आप अब आंसर फिल कर लेते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। विकास है, इसका आंसर होगा कौन सा? विकास लगातार होता है जिसमें परिवर्तन सम्मिलित है। मैंने बताया विकास जो होता है वो कंटिन्यूस होता है जिसके अंदर परिवर्तन सम्मिलित है। तो कॉपी के अंतर्गत ऐसे नहीं कि जैसे मैं भर रही हूं आपने वैसे का वैसा भर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको वहां ऐसे लिखना है विकास, विकास के सामने आपको लिखना है लगातार होता है जिसमें परिवर्तन सम्मिलित है। ये आपको अपनी वहां जो आपको कॉपी मिलेगी उसके अंतर्गत भरना है। ऐसे नहीं कि आपने पेपर में मिलान करके आ गए, नहीं। आंसर शीट के अंदर विकास लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 पे विकास, इसके सामने मिलान करोगे लगातार होता है जिसमें परिवर्तन सम्मिलित है। कैसे होता है वो एक्सप्लेन मैं करूंगी, पर कैसे सवाल करना है वो आप ध्यान दीजिए। ये पेपर का एक पैटर्न है, आज का पूरा सेशन एक ऐसा पैटर्न रहेगा जिसमें आपको ये तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे पेपर देना कैसा है। जो आपके मन की घबराहट है ना कि सीसी डिप्लोमा तो कोई बहुत बड़ा टॉप डिप्लोमा है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो या मैं कर ही नहीं पाऊंगी, इसमें पता नहीं कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं कैसे तैयारी करूं, तो इसके लिए आज का वीडियो है ये। तो देखो, पेपर में लिखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ऐसे लिखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा 2, 2 का नंबर 1, फिर मैंने यहां लिखा विकास, विकास के सामने मैंने लिखा ये डैश लगातार होता है यू। नंबर 2 प्रारंभिक विकास, इसके सामने इसका आंसर होगा यू। ऐसे आंसर देना है, समझ में आया? तो नंबर 2 पे है प्रारंभिक विकास। तो प्रारंभिक विकास जो है यहाँ कुछ भी नहीं है, ये ख नहीं है, ठीक है, ये विकास ये भी नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रारंभिक विकास क्या है? तो प्रारंभिक विकास है परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको भी अभी समझ में आएगा, एक धीरज रखिए। प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम कैसे भर रहे हैं या ये मुझे कैसे याद है?
तो ये आप जब भी तैयारी करेंगे ये आपको भी याद होगा, तो घबराना नहीं है कि मैं कैसे करूं। परिपक्वन मतलब यहाँ परिपक्वता की डेफिनेशन पूछिए तो इनमें से कौन सी परिपक्वता की डेफिनेशन है, आप खुद पढ़ के देखो। परिपक्वता व्यक्ति को आनुवंशिक देन के रूप में निहित अभिलक्षणों का प्रकटीकरण है। पहले ही आंसर में हमको परिभाषा मिल गई है भाई। सभी बच्चों में विकास का ढंग एक समान होता है, किंतु विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। ये इसका आंसर हो गया 4 का हड़ा। अगला अपने आप क्लियर है, विकास परिपक्वता एवं सीखने का प्रतिफल होता है, तो 5 में आ जाएगा आपका ख। ये हमने आंसर शीट में भर दिया, ये हमने आपको समझाया, आपने यहां भर दिया है, चलो ओके है। अब इस चीज को समझ लो, विद इन 1 मिनट अच्छे से समझते हैं। चलिए कैसे समझना है वो भी देख लेते हैं। भाई विकास जो होता है, सबसे पहले विकास को समझो। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन भर चलती रहती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा संबंधित सभी परिवर्तन शामिल है, विकास कहलाता है। तो विकास भर लिया, लगातार होता है जिसमें परिवर्तन सम्मिलित है, ठीक है। वृद्धि है जो एक लिमिट बाद में रुक जाती है। भाई विकास, अब आज मैं हूं, मेरा जो अभिवृद्धि, मेरा जो डेवलपमेंट होना था वो मेरा अब आजीवन होगा। मैं नई नई चीजें सीखती जाऊंगी, शिक्षा के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से, तो मेरा डेवलपमेंट तो चलता रहेगा। लेकिन क्या अब मैं चाहूं मेरे हाथों में मैं वृद्धि कर लूं, या अब मेरा लंबाई में मेरा परिवर्तन हो जाए, मेरी लंबाई बढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभिवृद्धि में एक सीमा के बाद में चीजें रुक जाती है, लेकिन विकास ताउम्र चलता रहता है। और प्रारंभिक विकास या अर्ली डेवलपमेंट किसे कहते हैं, नंबर 2 पे जो आपको डेफिनेशन दी गई है कि प्रारंभिक विकास क्या है, तो प्रारंभिक विकास जीवन के प्रारंभिक वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इस समय ही जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तीव्र गति से विकास करता है। इसलिए प्रारंभिक विकास को परवर्ती विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप खुद सोचिए, सॉरी 2 मिनट का टेक्निकल एरर आ गया था। आई थिंक अब आपको आवाज आ रही होगी जी। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत थी, इसलिए 2 मिनट का गैप था। वापस से शुरू करते हैं कि प्रारंभिक जो विकास होता है वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्ली डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चा हर चीजों को कैच करता है, उसका मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से विकास करता है। इसलिए प्रारंभिक विकास को हम बाद वाले विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बच्चे को जो बनना होता है वो शुरुआती वर्षों में बन जाता है। ऐसा एक हमारे मनोवैज्ञानिक ने भी कहा था कि 0 से लेकर, जन्म से लेकर 2 साल तक का, 3 साल तक का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन तीनों ही सालों में ये पता लगता है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनने वाला है। तो आंसर होगा कि प्रारंभिक विकास बाद वाले विकास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमने इसको यहां हमने क्लिक करा। अब है परिपक्वन। परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता की डेफिनेशन देखो। परिपक्वता एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आनुवांशिकता के अनुसार स्वतः ही होती है। जैसे कि एक बच्चा एक निश्चित आयु में बैठना, चलना और बोलना सीखने के लिए तैयार होता है। पहली बात तो यह है कि परिपक्वता का संबंध जन्मजात प्रकृतियों से होता है।
हाँ, बच्चे को आनुवांशिक मिलती है तो व्यक्ति को आनुवांशिक देन के रूप में निहित अभिलक्षणों का प्रकटीकरण परिपक्वता होती है। परिपक्वता के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो एक निश्चित आयु में जैसे बैठता है, चलता है, बोलना सीखता है, तो ये सारी प्रक्रिया परिपक्वता या मैच्योरिटी के अंदर होती है। नंबर 4 पे है सभी बच्चों में विकास। हमने देखा होता सभी बच्चों में विकास का ढंग एक समान होता है, यानी मॉडल सेम होता है, लेकिन उनकी गति है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है, सभी बच्चों के विकास का क्रम सेम होता है, लेकिन उनकी विकास की गति यानी रेट ऑफ जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है। आगे वाला लिखा है कि सभी बच्चों का विकास क्या होता है, सभी बच्चों का जो विकास होता है वो परिपक्वन एवं सीखने का प्रतिफल होता है, यानी विकास, परिपक्वता और लर्निंग, मैच्योरिटी एंड अधिगम, सीखने का प्रतिफल जो होता है वो आपका क्या होता है, विकास होता है। सभी बच्चों का जो विकास का क्रम होता है वो लगभग समान है, मैंने बताया, लेकिन उनके सीखने की गति या उनकी जो आप मान लीजिए कि रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। और विकास जो है वो परिपक्वता और सीखने दोनों का संयुक्त परिणाम है, यानी कि मैच्योरिटी जहां आती है और जहां लर्निंग होती है वहां आपका विकास होगा, यानी मैच्योरिटी और मैं लर्निंग को अगर ऐड कर दूं तो उन दोनों का ज्वाइंट जो परिणाम है वो आपका विकास है। तो ये एक तरीके से विकास की डेफिनेशन भी हो गई है। ठीक है, परिपक्वता की डेफिनेशन देख ली हमने, लर्निंग की देख ली हमने, मैच्योरिटी की देख ली, यानी कि विकास जो है वो परिपक्वता और लर्निंग के साथ साथ आता है। जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, चीजों को लर्न करता जाता है, सीखता जाता है और उसका क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था हमने देखी 0 से 6 वर्ष का समय होता है। विकास का क्रम समान लेकिन उसकी गति होती है वो अलग अलग होती है। और परिपक्वता मुख्यतः आनुवांशिकता पर निर्भर करता ही करता है। तो ये चीजें हैं, आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ और इस एक सवाल से हमने कितने सवाल जान लिए हैं, कर लिए हैं, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब आप लोग देंगे, क्योंकि अब बेसिक जो चीजें हैं वो हमने समझ ली। अब आपकी बारी है आंसर देने की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथन से यदि आप सहमत है तो राइट का चिन्ह लगाइए, यदि असहमत है तो आपको रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। बुद्धिमान माता पिता की संतान सदैव बुद्धिमान होती है, क्या यह कथन सही है? आप अपनी बेसिक आंसर दीजिए कि बुद्धिमान के माता पिता की संतान क्या हमेशा बुद्धिमान होती है? इसका आंसर क्या होगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। आंसर कैसे देना है, यहां लिखा क्वेश्चन नंबर 3 का क। अब क का आंसर मैंने लिखा यहां गलत, अब मैं ख का आंसर लिखूंगी यहां, फिर मैं ग का आंसर लिखूंगी यहां, फिर मैं घ का आंसर लिखूंगी यहां, फिर मैं हड़ का आंसर लिखूंगी यहां। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक बुद्धिमान माता पिता है तो उसकी जो संतान होती है वो हमेशा बुद्धिमान करे रहे, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता केवल आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करती है, पर्यावरण पर, शिक्षा पर, पोषण पर और परिवार और सीखने के अवसर भी बच्चे को बुद्धिमान बनाती है। यानी कि मैं अगर बुद्धिमान हूं, जरूरी नहीं है मेरी संतान भी सामने वाली बुद्धिमान हो। ये एक और भी बहुत हो भी सकती है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पर्यावरण है, शिक्षा है, पोषण है, परिवार है, सीखने के अवसर बच्चों को कैसे मिलते हैं, वो सारी की सारी इसमें क्या करती है, मैटर करती है। अगला है कि गर्भाधान के समय बच्चा 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है, जिनसे 23 पिता के और 23 माता के होते हैं। ये आपने कक्षा 8वीं से पढ़ा है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत 23 उसको माता से मिलते हैं और 23 उसको अपने पिता से मिलते हैं। तो ये जो कथन है वो आपके सही है। नंबर 3 पढ़ो। आनुवांशिकता उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिनके भीतर बालक विकास कर सकता है, किंतु पर्यावरण वास्तव में होने वाले विकास निर्धारण करता है। इस सवाल को 2-3 बार पढ़ो, तब आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। ऐसे नहीं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता है कि समझ में आ जाए एक बार में। आनुवांशिकता उन सीमाओं का निर्धारण करती है, बिल्कुल करती है, जिनके अंदर बालक विकास कर सकता है, राइट बात है। लेकिन पर्यावरण वास्तव में होने वाले विकास का निर्धारण करता है। कहने का मतलब है आनुवांशिकता का मतलब पर्यावरण और आपके वातावरण दोनों से होता है, यानी कि विकास जो होता है वो वातावरण से और आपका जो है आनुवांशिकता से मिलकर होता है। ये कहने का मतलब ये है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, इज इक्वल टू एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी।
मतलब कि विकास आनुवांशिकता और आपके वातावरण दोनों का गुणनफल होता है, ये परिभाषा है। तो ये एकदम सही बात है, हमने यहाँ इसका आंसर सही लिखा है। नंबर 4 पे देखो, बच्चे के लिंग का निर्धारण माता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों से होता है। ये तो बहुत बेसिक सवाल, और आपको क्या लगता है ये सवाल नहीं आएंगे? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये गलत आंसर है। एक बच्चे के जो मेल होगा या फीमेल, उसका निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है, माता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा, इसलिए समाज में कहा जाता है एक बेटा होगा या बेटी, ये निर्धारण एक औरत नहीं करती है, कभी एक मां नहीं डिपेंड करती है उसके लिए। वाई गुणसूत्र लगता है जो हमेशा किसका होता है? पिता के लिए होता है। आपको पता है अगर एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो लड़की होती है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है तो क्या होता है? पुरुष होता है। जो वाई गुणसूत्र जो होता है वो बच्चे को अपने किससे मिलता है? पिता से मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बच्चे हमें अधिकांश बीमारियां माता पिता द्वारा वंशानुगत रूप में मिलती है। हड़े का आंसर कौन देगा भाई? कि हमें अधिकांश बीमारियां अपने माता पिता के द्वारा वंशानुगत रूप से मिलती है। देखो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ कुछ एक ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, वो आनुवांशिक होती है ना, वो माँ से बच्चे में आती है। लेकिन अधिकांश बीमारियां जो होती है वो संक्रमण से फैलती है, बच्चे की जीवन शैली से फैलती है, उसके पोषण और उसके पर्यावरण के कारण होती है। तो ये कहना सरासर गलत है कि अधिकांश बीमारियां, बहुत कम बीमारियां हैं जो आनुवांशिक होती है। उसके अलावा लगभग जितनी भी बीमारियां होती है वो बच्चे को कहाँ से मिलती है? उसके पर्यावरण से भी मिल सकती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या मेरे द्वारा की हुई इतनी मेहनत ऐसे वेस्ट जा रही है? देखो हर चीज आपको समझा रही हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हो। हर चीज का मतलब यही है कि आप अच्छे से क्लास लीजिए, रेगुलर आपके क्लासेस चलेंगी। कुछ दिनों के बाद में लाइव हम मिलेंगे, लाइव संवाद हम कर पाएंगे, इसलिए आप कृपया रेगुलर रहिए। और डिप्लोमा नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, तब क्लास लेने का मजा है, वरना ये क्लास लेकर करोगे भी क्या? डिप्लोमा तुम्हें तो आप देरी कर रहे हो, है ना, तो वो भी आपको नहीं करना है। चलिए, हाँ, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रसव पूर्व संवृद्धि के प्रथम 2 सप्ताहों की अवधि को, क्या आप देख रहे हो यहाँ जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, वो माँ और बच्चे से रिलेटेड है, एक बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आप लोग आराम से पेपर कर सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ये इन पेपर्स का हाईएस्ट आप स्तर मान लीजिए कि आपका पेपर तो इससे भी बहुत ईजी आने वाला है ना। इसका आंसर दीजिए मेरे को। प्रसव के पूर्व वृद्धि के प्रथम 2 सप्ताहों की अवधि को क्या कहा जाता है? कौन सी अवस्था कहा जाता है? उसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर देगा उसको क्या मिलेगी? चॉकलेट। खानी है तो टॉफी भाई, आंसर तो देना पड़ेगा ना। चलो मैं दे देती हूँ, और मैं ही वो टॉफी डिजर्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1, प्रसव के पूर्व वृद्धि के प्रथम 2 सप्ताहों की अवधि होती है, उसको अंडाणु अवस्था कहते हैं। प्रसव के पहले संवृद्धि के प्रथम 2 सप्ताह जो होते हैं, वो जब गर्भवती जब महिला होती है, जब निषेचन का के बाद के जो 2 वीक होते हैं, उस अवधि को हमने अंडाणु कहा है। क्या कहा है? कौन सी अवस्था होती है? वो अंडाणु अवस्था होती है। तो मैं यहां लिख देती हूं आपके, नंबर 2, गर्भधारण के 8वें सप्ताह से जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? 8th वीक से लेकर बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस अवस्था को, ये सवाल पूछे जाएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैटल स्टेज कहते हैं, या इसको आप भ्रूण अवस्था भी कह सकते हैं। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था। जब बच्चा 8वें वीक में रहता है, 8th में, 8वें सप्ताह में है, 8th वीक में है, और जन्म लेगा, जब तक की जो आपकी अवस्था होती है वो भ्रूणावस्था होती है। और प्रसव के पहले, वृद्धि के पहले 2 सप्ताहों की अवधि को हम अंडाणु अवस्था कहते हैं। पूरे समय पर जन्मे, मतलब टोटल कंप्लीट जो टाइमिंग होता है 9 मंथ का और कुछ सप्ताहों का, पूरे समय पर जन्मे शिशु का जन्म पर सामान्य वजन कितना होता है? ये तो आप सबको पता ही होगा। आप खुद, अधिकांश जो महिलाएं डिप्लोमा कर रही है वो हाउसवाइफ्स है, जो माता बन चुकी है, तो आप लोगों के लिए कितना इजी रहेगा सवालों का आंसर देना। आप दीजिए इनका आंसर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
पूरे समय पर यानी कंप्लीट टाइम पर जन्मे शिशु का जन्म पर सामान्य, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस बच्चे का सामान्य जो वजन होता है वो 2.5 से 3.5 किलो माना जाता है। 2.5 ग्राम 2.5 केजी, 2.5 केजी से लेकर 3.5 केजी किलोग्राम, 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में अगर बच्चा है तो बेस्ट है उसका वजन, वो एकदम हेल्दी बच्चा है। जन्म के उपरांत बच्चे का पहली बार रोना उसके किस कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है? उसके फेफड़ों को काम करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहां लिख देते हैं उसके फेफड़ों को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। किसके 9 महीने के पश्चात जन्म होता है? इस लास्ट सवाल का आंसर आप लोग मेरे को देंगे कि किस अवस्था के बाद में 9 महीने होते हैं तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो उस अवस्था का नाम है गर्भधारण। जिस दिन माता ने गर्भ धारण किया है जिस दिन माता ने गर्भ धारण किया है उस गर्भ धारण के ठीक 9 महीने बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। अब आप बताइए, सवाल तो हमने कितने करे हैं अब तक? कितने करे हैं? 3 करे हैं ना, लेकिन कितनी चीजें समझ ली है, कितनी सारी चीजें हम लोगों ने एक बार में समझ ली है कि भाई 9 महीने का गर्भ का काल होता है, फेफड़े काम करते हैं, जन्म के तुरंत बाद में जब बच्चा रोता है उसके फेफड़े सक्रिय होते हैं, 2.5 से 3.5 किलो का बच्चा है, हेल्दी है। ये जो अवस्था होती है गर्भ धारण किया डे 1 से लेकर 8वें सप्ताह तक वो भ्रूणावस्था होती है। प्रसव पूर्व में जो ना 2 वीक होते हैं उसमें हमने कहा उस अवस्था को अंडाणु अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। आपको लग रहा है कि मैम ने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने लगभग आपके 25 सवाल अटेंड कर ली हैं। स्पीड देखो कैसी भी हो, चीजें समझ में आनी चाहिए। आपके अगर आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, अगर आप श्रोता बहुत अच्छे हैं तो आप वक्ता भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसीलिए जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आपने इसको हेडफोन या ईयरफोन लगा के ढंग से सुन भी लिया ना, तब भी आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जब भी मन किया, जब भी पेपर देने जा रहे हो, एक मैराथन ली हुई है मैम की, चालू किया, हेडफोन डाला, मैराथन को सुन लिया, बस पेपर को सुनना और वहां जाकर आपने लिख लिया। जब भी पेपर देने जाओ आपको ये देख लेना है। तो आज हम जितना भी कवर कर पाएंगे, हमारी क्लास कितनी बड़ी हो चुकी है वो देखते हैं, जितना सेशन होता है उतना लेते हैं, बाकी के जो भी सवाल रह जाते हैं अगली मैराथन में अपन ले लेंगे। ठीक है। सत्य और असत्य बताना है। नीचे कुछ कथन दिए हैं, यदि आप सहमत है तो सत्य और असहमत है तो असत्य। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या ऐसे सवाल भी आते हैं क्या? ऐसे ही सवाल आपके आएंगे, इसलिए एक्टिव रहना है, बहुत अच्छे से समझना है। 1 वर्ष का बच्चा सामान्यतः एक दिन में 22 घंटे सोता है, क्या ये बात सही है? 1 साल का बच्चा एक दिन में अगर 22 घंटे सो जाए तो जो माँ है बेचारी वो सुखी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कहना गलत है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म लेता ही है, तो शुरुआती कुछ महीनों में वो दिन के 20 से 22 घंटे सोता है, लेकिन ये 1 वर्ष का होने के बाद में तो वो कत्ते ही 22 घंटे नहीं सोता है भाई। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ रॉन्ग और राइट लिख रही हूँ, थोड़ी स्पीड कर रहे हैं अब इस कक्षा की, क्योंकि अब चीजें वही आने वाली है। अब आपको आंसर देना है, अब आपका काम ज्यादा है, तो मैं यहाँ असत्य सत्य ना लिखते हुए अब मैं डायरेक्ट रॉन्ग और राइट लगा रही हूँ। ठीक है। ये कथन गलत है। आहार एवं नींद बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बिल्कुल। अगर बच्चे ने खाना खाया है और अच्छे से नींद ली है, वही उसकी अभी स्टार्टिंग में जो होती है अवस्था, उसमें मूलभूत आवश्यकताएं होती है। शारीरिक क्रियाकलापों से बच्चों में समन्वय और आत्मविश्वास की भावना के विकास में मदद मिलती है। बिल्कुल, अगर बच्चा शारीरिक गतिविधियां करता है और दूसरे बच्चों के साथ समन्वय की भावना रखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बात एकदम सही बात है, ये बात सत्य है। बच्चों के वस्त्र शानदार और रंग बिरंगे होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बच्चों के जो वस्त्र होते हैं वो आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वस्त्र एकदम आरामदायक, ढीले ढाले और साफ और मौसम के अनुसार होने चाहिए। तो ये बात तो गलत लिखी है। फैंसी चीजें थोड़ी चाहिए अपन को, रंग बिरंगे और शानदार नीचे, कंफर्टेबल, ढीले ढाले और मौसम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करो इसका डायरेक्ट। अब आपको इसका मिलान करना है भाई, मिलान कीजिए। सिर को स्थिर रखना। किस महीने में एक बच्चा सिर को स्थिर रखना सीख जाता है? बिल्कुल निकिता जी,
रोहिणी जी आप लोग, अच्छा लग रहा है ना ये सेशन आप लोगों को? बस मैं यही तो कह रही हूँ, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको आंसर देना है, आप सब आंसर दीजिए, तभी मजा है इस कक्षा का। जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तब मजा आता है। तो देखो, सिर को स्थिर रखना बच्चा किस महीने में सीख जाता है? जब उसका समन्वय जो है अपने सर पर बन जाता है, तो वो जो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो सकता है एक माँ है, उसको भी नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे ने कब अपने सिर को स्थिर रखा था, उसको भी नहीं याद होगा, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी है। ये सवाल आते हैं। एक बच्चा अपने सिर पर कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है 2 से 5 महीने के अंतर्गत। कब? 2 से 5 महीने में। वो बैठना कब सीखता है? तो वो बैठना सीखता है, आपके देखिएगा, एक बच्चा लगभग, सामान्य बच्चे की बात हो रही है, तो एक बच्चा लगभग, हो सकता है एक कोई माँ हो, वो बोले नहीं मैम आप तो गलत बता रहे हो, मेरा बच्चा तो 9 महीने से पहले बैठा ही नहीं था। देखो, कॉमन बच्चे की बात है, ये नहीं बैठा था तो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे 9 महीने से पहले भी बैठ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, बैठना जो है वो एक बच्चा 5 से 8 महीने के भीतर भीतर सीख जाना चाहिए। चलना कब सीखता है एक बच्चा? तो एक बच्चा 11 से लेकर 14 महीने, इस उम्र में लगभग सीख जाता है क्या? चलना। सरकना कब सीखता है? सरकना आपका सीखता है 7 से 10 महीने में, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में गडोली बोलते हैं, कि बच्चा अपने घुटनों के बल चलना सीखता है। तो सरकना सीखता है वो 7 से 10 महीने में। दौड़ना कब सीखता है? अब ये तो आंसर आपके सामने क्लियर ही है, कि लगभग एक बच्चा सबसे लास्ट जो महीना है 15 से 18 महीना जो है, 1.5 साल तक जो एक बच्चा है, 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, वो अब दौड़ने भी लग जाएगा आराम से, उसके कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसी के अंदर हम आंसर भरेंगे। एक माँ और बच्चे के मध्य का अनोखा संबंध क्या कहलाता है? भाई इतना प्यारा रिश्ता माँ और एक बच्चे का, जिसे हम लगाव भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं, ममत्व भी कह सकते हैं, लेकिन जो किताबों में डेफिनेशन दी हुई है वो आपके लगाव है। क्या है? लगाव, या अटैचमेंट, या ममत्व भी कहते हैं इसको, माँ का ममत्व। आगे देखो, शिशु के मुख से, एक सेकेंड, हाँ, शिशु के मुख पर सामाजिक मुस्कान किस महीने से किस महीने में दिखाई देती है? जो नॉर्मल जो इसके चेहरे पे स्माइल होती है, वो बच्चा कब मुस्कुराना सीखता है? ये आप लोग मेरे को आराम से बता सकते हो। बहुत प्यारी अवस्था होती है वो, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, वो इतना प्यारा लगता है, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, तब वो कोशिश करता है आपसे आई कांटेक्ट करें। तो 2 से 3 महीने में बच्चा मुस्कुराना सीखता है। जन्म के पश्चात बच्चे सामान्यतः किस और के संवेग अभिव्यक्त करते हैं? यानी कि एक बच्चा जन्म के बाद, मतलब जब बच्चा जन्म है तो सबसे पहले उसके कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं? क्या वो ईर्ष्या सीखता है, या सबसे पहले जैसे आप लोग करते हो बाकी लोगों से, तुलना करते रहते हो खुद की दूसरों से? नहीं। एक बच्चा जब है, जिसका 5 से 6 साल तक माना जाता है, वो बहुत प्योर होता है, उसमें कहीं ईर्ष्या वगैरह नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक बच्चा चिड़चिड़ापन ज्यादा करता है, उसको डर ज्यादा लगता है, इसलिए एक बच्चे में 2 संवेग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो नंबर 1 पर है क्रोध, गुस्सा, और एक होता है डर यानी भय। ये 2 संवेग आपको जो है बच्चे में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वयस्कों के संवेग की अपेक्षा बच्चों के द्वारा प्रकट किए गए संवेग अधिक और होते हैं। मतलब बच्चा अपने संवेगों को वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक और अस्थिर, मतलब तीव्र तो इतने ज्यादा आएंगे, बहुत तीव्र गति से ही संवेग आते हैं। गुस्सा आया है, बहुत तीव्र गति से आया, लेकिन अस्थिर गुस्सा आया है। अगर ऐसे ही अगर हम बन जाए ना, ऐसे ही अगर हम बन जाए ना, तो जो आप मानेंगे नहीं, बेस्ट काम है। आओ, संवेग आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आ रहा है, धान खाते हैं गुस्सा आएगा, तीव्र गति से आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन अगर अस्थिर टाइम का हो, वापस से शांत हो जाए, तो वो अगर अपन इस मामले में बच्चे बन जाए तो अपना जीवन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन कहना वही बात है, आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं। खैर, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अब आप मेरे हिसाब से इतने पारंगत हो चुके हैं कि आप इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे सवाल है, देखो। गुम गुम और गर गर की आवाजें निकालना। एक बच्चा किस महीने में गुम गुम और गर गर की आवाजें निकालता है, यानी वो बोलना शुरू करता है?
तो अब देखो थोड़ी स्पीड ले रही हूं मैं सवालों में। 3 से 4 महीने का जब कोई बच्चा है तो वो ये आवाज निकालने लग जाता है, माँ माँ, बाबा और पापा। ये वो कब बलबलाना सीखता है, कब बोलना सीखता है? तो ये लगभग जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है। इतना प्यारा लगता है जब वो ऐसे बोलता है पापा, है ना, तो बहुत अच्छा से पहले बोलता ही लगभग वो पापा शब्द ही है लगभग बच्चे। तो ये जो बलबलाना शब्द है वो 6 से 8 महीने में सीखता है। लेकिन एक बच्चा गुम गुम और गर गर की आवाजें थोड़ा सा कम समय 3 से 4 महीने में निकालना शुरू कर देता है। एक शब्द वाले वाक्य जैसे इधर आओ, मुझे ये दो, मैं ये खाऊंगा, एक शब्द नहीं, सॉरी, एक शब्द है तो एक शब्द वाले वाक्य जो लगभग बच्चा है वो लगभग 18 महीने का जब होता है तब सीखता है। लगभग 18 महीने का हो जाता है, 1.5-2 साल का, तब वो एक एक शब्द वाले कंप्लीट सेंटेंस बोल देता है। कौन, क्या और क्यों वाले प्रश्न करना अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि हर चीज उसको बताओ आप। तो 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, ऑब्वियसली है ये थोड़ा बड़ा है एज में, अपन को लग रहा है कि जो सिम्टम है वो कम से कम 3 साल तक का बच्चा बोल सकता है। गुम गुम की आवाज है तो छोटा बच्चा करेगा, तो 3 से 4 महीने। माँ माँ बाबा हमको ही पता है लगभग 6 से 8 महीने का। और एक शब्द वाला है वो 18 महीने के लगभग जब हो जाता है तब। ये आप अपने स्व विवेक के आधार पर भी बहुत सारे सवालों का आंसर दे सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, हमने अधिकांश देखा है ये जो पेपर होता है आपके खुद के, इसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अच्छे से लिखना आता हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, कैपेसिटी अच्छी हो लिखने की, कॉपी को बहुत अच्छे से आपने जमा जमा के लिखा है, तब भी आपकी बल्ले बल्ले है, आप मेरिट में आ जाओगे इसी में। मेरिट में थोड़ी आना है भाई, मेरिट में नहीं आना है ना मेरिट में नहीं आना है, सिर्फ अपन को डिप्लोमा लो, पास हो जाओ, वही बड़ी बात है यार। चलो मजाक था, मेरिट में आ जाओ तो भी अच्छी बात है ना। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उन्हें संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों के अनुसार सही क्रम में लिखें। अब अपन को क्या करना है, ये संज्ञानात्मक विकास की डेफिनेशन के कुछ चरण हैं, हमको इनको क्रम में जमाना है। तो सही क्रम है नंबर 1 पे कौन सा क्रम आएगा, देखो पहले एक बार पढ़ते हैं। प्रतिवर्ती को समन्वित करते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास की डेफिनेशन है आपके। ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लो, है ना। सबसे पहले तो समझो कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, फिर सवालों का आंसर आप खुद दे दोगे। संज्ञान का मतलब होता है जो भी हमारे मानसिक जो हमारी क्रियाएं होती है ना, मानसिक जो क्रियाएं होती है, मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है, मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होगी ना आपके, वो आपके संज्ञान में आती है ना। जैसे कि सूंघना है किसी बच्चे का, कोई बच्चा सूंघ रहा है अपने दिमाग लगाकर, वो उसका वो है आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है वो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है। प्रतिवृत्ति को समन्वित करते हैं, मानसिक अनुभवों को निरूपित करना सीखते हैं, पर्यावरण में उद्दीपन के साथ शरीर का विभिन्न क्रियाओं को समकालीन बनाते हैं, परिवेश की वस्तुओं के स्थायित्व के बारे में जान जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा सा लेवल वाला सवाल है। अब तक हमने बेसिक बेसिक सवाल देखे, अब थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं मॉडरेट लेवल आ चुका है सवालों का। इसको आपको याद करना है। कैसे याद करना है कि भाई बच्चे का संज्ञान का मतलब दिमाग से रिलेटेड जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा, सही क्रम में अगर अपन जमाए तो ये होगा ग नंबर 1 पे आएगा। ग, पर्यावरण में उद्दीपन के साथ शरीर का विभिन्न क्रियाओं को समकालिक बनाते हैं। कौन, संज्ञान। संज्ञान है वो हमारे पर्यावरण में जो उपस्थित उद्दीपन है उसके साथ शरीर का अलग अलग क्रियाओं को समकालिक बनाते हैं। कौन, संज्ञान। उसके बाद में प्रतिवर्ती को समन्वित करते हैं, तो प्रतिवर्ती जितनी भी क्रियाएं होती है उनको समन्वित या उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। कौन, संज्ञान। फिर उसके बाद में परिवेश की वस्तुओं के स्थायित्व के बारे में जान जाते हैं, तो घ है वो नंबर 3 पे आएगा। बच्चा कौन सा, घ के बाद में क्या बचता है, ख, मानसिक अनुभवों को निरूपित करना सीखता है। अब ये चीजें हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा ये सवाल, लेकिन जब अपन ये संज्ञान वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से समझ आऊंगी मैं, आप चिंता मत करो इस चीज की। अरे भाई ये सवाल टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है आपकी तरह काफी। अब सही दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या सवाल है आपका,
प्राग विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं की गणना कीजिए। निम्नलिखित में से बच्चे की कौन सी आवश्यकताएं अभिव्यक्त हो रही है? निम्नलिखित में से बच्चे की कौन सी आवश्यकता अभिव्यक्त हो रही है? जो प्राग विद्यालय अवस्था है उसमें जैसे 6 वर्षीय अनुज ये कहकर लाल जूते पहनने में से मना कर देता है कि उसके मित्र कहते हैं कि लाल लड़कियों का रंग है। ये किस चीज की आवश्यकता है? देखो, एक नियम है, एक सिद्धांत है, जब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है जिसका जीन प्याजे का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिसकी कुछ अवस्थाएं हैं। उस अवस्थाओं से ये सवाल उठाया गया है कि एक ऐसा गुण है कि एक अनुज नाम का बच्चा है जो लाल जूते पहनता है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं लाल पहना है, रेड तो गर्ल्स का कलर होता है, अपन लोगों का कलर तो ब्लैक और ब्लू है, तूने तो लड़कियों वाली चीजें करी है। ये जब चीजें करता है तो 6 वर्ष का अनुज ये कहकर लाल जूते नहीं पहनता है कि ये तो लाल लड़कियों का रंग है। तो ये आवश्यकता किस चीज की आवश्यकता है? ये सामाजिक स्वीकृति एक अवस्था आएगी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे जीन प्याजे कौन थे, उन्होंने कैसा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं का एक पार्ट है। फिलहाल आपको इतना डिटेल में अगर समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये इस अवस्था को सामाजिक स्वीकृति बच्चा चाहता है। हमने पहले से ही इतने जेंडर एजेंडा क्रिएट कर रखे होते हैं कि खाना गर्ल्स बनाएगी, काम बॉयज करेंगे, ये चीज गर्ल्स करेंगी, और बाहर जाना है, सोशल अपीयरेंस देनी है तो वो आपका काम जेंट्स करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये चीजें ही हमें खत्म करनी है। तो वो जो अनुज है वो इसलिए वो चीज नहीं करता है कि उसको लगता है ये करने से मैं हीन भावना का शिकार हो जाऊंगा। अगर मैंने रेड कलर के जूते पहने तो समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता जो है उसको मना कर देता है। तो यहाँ जो भरा जाएगा आपका, यहाँ आपका आएगा सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता। 5 साल की अनीता ने ट्रांजिस्टर के पुर्जे पुर्जे यह जानने के लिए अलग कर दिए कि क्या उसके अंदर कोई वास्तविक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसे गाने सुना रहा है। ये किस चीज की आवश्यकता को पूरा करता है? वो अनीता एक ट्रांजिस्टर लेती है, जो चिप आती है, और उसको खोलती रहती है, देखती रहती है कि उसके अंदर क्या है। क्या मैं इस ट्रांजिस्टर को खोल लूंगी तो क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है? तो ये वास्तविक व्यक्ति कौन है जो उसे गाने सुना रहा है? यानी कि वो अनीता नाम की जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, क्यूरोसिटी थी उसके अंदर। तो यहाँ जिज्ञासा आएगा। जब ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब अपन पूरा संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, उनकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अगला है कमला जो है 3-21, ये आप हटा दीजिएगा, 3 वर्ष की, या ऐसा मान लीजिए कि आप कमला की माँ जब पहले दिन उसे आंगनवाड़ी में छोड़ गई तो वह फूट फूट कर रोने पड़ी। मतलब छोटी उम्र की बच्ची है, 3 महीने 3 साल, यहाँ कुछ था 3-21, तो यहाँ टाइपिंग एरर है, आई थिंक आप मान लीजिए 3 साल है, यहाँ 3 वर्ष लिखा हुआ है। 3 साल की जो कल्पना है वो अपनी माँ जब उससे पहले दिन उसे आंगनवाड़ी छोड़ के जाती है तो वो फूट फूट कर रोती है। ये किस प्रकार की आवश्यकता है? ये सिक्योरिटी एंड अफेक्शन। ये एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति सुरक्षा एवं स्नेह है। क्या है? सुरक्षा व स्नेह की अवस्था है। सुरक्षा व स्नेह की आवश्यकता है आपकी। ये देखो, आज हमने क्वेश्चंस तो आप देख रहे होंगे इतने ही अटेंड किए हैं। आज का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो देखिएगा, बेसिक बात यह है कि ऐसे ही सवाल है जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि 10 सवाल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमने 50 से 60 सवाल कर लिए हैं कंप्लीट। अब इस वीडियो में आपने विकास देख लिया, अभिवृद्धि देख ली, आपने
परिपक्वता क्या होती है वो आपने देख लिया, अभिवृद्धि विकास में डिफरेंस देख लिया, आनुवंशिकता क्या होती है वो देख लिया, और संज्ञानात्मक जो जीन प्याजे का सिद्धांत है वो भी हमने देख लिया। उसका डिटेल हम अगली कक्षा में देखेंगे, सिद्धांत क्या कहता है वो भी हम आगे कक्षा में देखेंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचना आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो। लेकिन अब वही बात है, इतने सारे क्वेश्चन मैं अटेंड कर सकती हूँ, आपको आपके लिए पूरी की पूरी तैयारी की हुई है। ये देखो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये मैं अब अगली कक्षा में लूंगी। आज आप ये मान लीजिए कि आपको मेरा बताने का पर्पस इतना ही था कि कैसे सवाल आते हैं पेपर्स में। जो आपके मैंने बताया कि ईसीसी डिप्लोमा जब आप कर रहे हैं तो आपके टॉप एमसीक्यूज कैसे आते हैं, वो आपका एक डेमो था आज वाला, जो आपको ये बताएगा कि हम आपको कैसे ट्रेंड करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। या आपको कक्षा देख लिया आपने। एनआईओएस बोर्ड से अगर आपको लगता है कि मुझे करना है डिप्लोमा, आपका स्वागत है शिवी एजुकेशन हब में। शिवी एजुकेशन हब एक विश्वास का नाम है, एक ट्रस्ट का नाम है, एक विश्वास का नाम है। जितने भी विद्यार्थी हमको कॉल करते हैं, परेशान होते हैं, तो आप लोगों को देखो बच्चों घबराना नहीं है। जब हम आप लोगों के सामने लाइव आकर आपको पढ़ा रहे हैं, कक्षाएं ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास है इन चीजों का। आप आराम से करिए। अगर आपको एनआईओएस बोर्ड से डिप्लोमा करने का मन में रहे, आपको लगता है मेरे को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करें, कर रहे हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी बोर्ड से पेपर दे रहे हैं। कुछ के पेपर होने वाले हैं, कुछ के चल रहे हैं और कुछ के आगे होंगे। तो आप लोग, कुछ बच्चे जो नए भी जुड़े हैं, जिनका इनरोलमेंट अभी इसी साल हुआ है, उनके लिए भी एक डेमो वीडियो कि भाई आपको ऐसे हम तैयारी करवाएंगे, आप ऐसे हमसे जुड़ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, आराम से करें, मस्ती से पढ़ें, कत्ते ही नहीं घबराना। कोई भी चीज में दिक्कत आए, लाइव सेशन चलेगा, आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे, तो दिक्कत नहीं आनी है आपको, ठीक है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा लगा आज इस कक्षा को लेकर, है ना। कुछ हटकर हमने आज सीखा, कुछ हटकर आज हमने किया। इसी प्रकार फिर मिलेंगे हम एक नए सेशन के साथ। अगले इस चरण में, अगले इस मैराथन में हम जुड़ते हैं और अगला सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे और 2-3 घंटे का और मजेदार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।